संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मानवता की आवाज उठाता है, और हम इस मानवता की आवाज के साथ हमारे देश की आवाज, हमारा संविधान, उसके माध्यम से हम लोगों में चेतना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और संविधान की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीकांत जी, और हमारे साथ अमोल जी जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ धन्यवाद। ही सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और सर, जैसे कि हमने बहुत सारे एपिसोड किए हैं और संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की, तो आगे आते आते अब हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे हम अब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की हमने, लेकिन सर, प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, उनके संदर्भ में हम आपसे जानेंगे। अमोल जी। हाँ, भारत के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कई कर्तव्य। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है भारत संसद के अंदर। और राष्ट्रपति जो है, जो प्रथम नागरिक होते हैं, की रक्षा करना और संविधान के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, और वो सभी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर काबू रखने का काम करती हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री के भी कई कर्तव्य होती है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन से जुड़े मंत्री पद से सभी फैसला करते हैं, और कई राष्ट्रपति को उसकी जानकारी भी देते हैं। प्रधानमंत्री संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री को मंत्रालय के बीच में तालमेल बिठाता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के कारोबार में बदलाव लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री को मंत्रालयों के कामों की निगरानी करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मंत्रालयों के बीच के प्रशासनिक मतभेदों को सुलझाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट के फैसले को लागू करते हैं। इतने सभी जो भी कर्तव्य है, ये सभी कर्तव्य प्रधानमंत्री के हैं। राष्ट्रपति की भी कुछ कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जो सलाह मशुरा करके, राष्ट्रपति के साथ सलाह मशुरा करके संविधान की जितनी भी नीतियां हैं, संविधान में जितनी भी गतिविधियां दी हैं, उनको चलाने के लिए, उनको लागू करने के लिए राष्ट्रपति के साथ सलाह मशुरा करना पड़ता है। और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी लेने के बाद ही उनको अमल बजावनी या इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। राष्ट्रपति का रोल महत्वपूर्ण रोल है। अगर संविधान के खिलाफ में कोई बात चल रही है, संसद के अंदर संविधान के खिलाफ में अगर बात होती है, तो राष्ट्रपति उनको डिनाई कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है। संविधान की बचाव करना ये राष्ट्रपति का परम कर्तव्य होता है। और भारत के जो भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, उनकी जो गतिविधियां हैं वो संविधान के प्रति होनी चाहिए। संविधान के ऊपर कोई आदमी नहीं होना चाहिए, संविधान के ऊपर कोई कानून होना नहीं चाहिए, संविधान के खिलाफ में कोई कानून नहीं होना चाहिए। जो भी कानून है संविधान के
तहत चलना चाहिए। जो भी कानून बनेगा, जो भी नए रूल्स बनेंगे, वो संविधान के तहत चलने चाहिए। अगर वो संविधान के तहत नहीं चलते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि प्रधानमंत्री मनमानी कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के अंदर अगर मनमानी करने का काम करता है तो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है, उसको रोक लगाने का काम कर सकता है। इसलिए राष्ट्रपति पद ये संवैधानिक पद है और संविधान के प्रति उनकी वफादारी होनी चाहिए। अगर वो संविधान के प्रति ईमानदार, वफादार नहीं है तो वो संविधान की रक्षा नहीं कर सकता है। उनको जब भी राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो उनको शपथ दी जाती है, तो वो शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके द्वारा उनको वो जो शपथ दी जाती है और उनको गोपनीयता की भी शपथ दी जाती है, संविधान की शपथ दी जाती है कि संविधान के तहत ये देश चलेगा और ये देश चलाने का काम वो करेंगे। ये शपथ पद पर काम शुरू करते हैं। लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है जब इस संसद के अंदर संविधान के खिलाफ में जब काम होता हुआ नजर आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने उनको रोकना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कानून गलत तरीके से भारत के संविधान के संसद के अंदर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने का काम नहीं किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है, शर्म की बात है। जैसे कि आपने देखा होगा किसानों के 3 काले कानून था, उस किसानों के खिलाफ में आए, वो संविधान के खिलाफ में आए हुए कानून है, लेकिन ऐसे कानून को रोकने का काम थे उन्होंने नहीं किया। जब के खिलाफ में 3 काले कानून श्रीकांत जी, आपकी आवाज देखा, सभी लोगों ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किसान वो काले कानून को रद्द करने के लिए तब्बल 1 साल लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन वो आंदोलन को पीछे लेने के लिए या वो कानून को पीछे लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। और उसी समय में भी देखने को ये मिला कि भारत के राष्ट्रपति भी, उसी समय के राष्ट्रपति भी हाथ पे हाथ रखकर बैठे थे, कुछ भी उन्होंने काम। मतलब है भारत के बहुत ये उनके पार्टी के द्वारा बना प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप बैठता है, स्टैंप ओनली रबर स्टैंप रहता है, वो काम नहीं करता है। जब भी संविधान के खिलाफ में काम चलता है तो उनका काम है उसको रोकना चाहिए। खिलाफ में कौन सा भी कानून नहीं बनना चाहिए, बनता है तो रोकने का प्रयास, उतनी अथॉरिटी उनके पास है। आपकी खुद की अथॉरिटी पावर का मिसयूज हो रहा है, वो पावर का यूज नहीं करते समझ नजर आ रहे हैं। जैसे किसान के 3 काले कानून लाए गए, 1 साल किसानों का आंदोलन चला, लेकिन उसी समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उस कानून को संविधान के खिलाफ में है, संविधान विरोधी है ऐसा कहकर उसको डिनाई नहीं किया। इसका मतलब है राष्ट्रपति ये केवल रबर स्टैंप हुआ है, और ये रबर स्टैंप होने के नाते हम उनको भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। माना कि ये प्रथम नागरिक है, लेकिन प्रथम नागरिक होने के नाते संविधान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन संविधान की आंच आने पर भी भारत के राष्ट्रपति अगर हाथ पर हाथ रख के चुपचाप बैठते हैं तो ये पता चलता है, ऐसा लगता है कि भारत के राष्ट्रपति नहीं है, ये केवल रबर स्टैंप है। हमने दूसरा एक कानून में देखा जी सर, इसमें एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे। जैसे आप रबर स्टैंप वाली बात कर रहे हैं, तो हम एक तो ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के हाथ में कौन सी पावर्स होती है जिसके बलबूते वो अपने हिसाब से या उनके विवेक से कुछ फैसला कर सके। और दूसरा सर ये कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 77 में हम देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम पर? देखिए, राष्ट्रपति ये देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने के लिए है।
संविधान पर जब ये आज आती है, राष्ट्रपति के पास जो भी कोई कानून बनता है तो कानून लास्ट के समय में पास साइन करने के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसको डिनाई कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर वो जमीर होना चाहिए। अभी के जो राष्ट्रपति जितने भी बन रहे हैं वो पार्टी के राष्ट्रपति बन रहे हैं। जैसे कि समझो भारत के अंदर बीजेपी का राज है और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका उसमें हस्तक्षेप होता है। राष्ट्रपति का जब उसमें हस्तक्षेप पार्टी का होता है। पार्टी का कैंडिडेट अगर राष्ट्रपति बन गया तो जैसे प्राइम मिनिस्टर कहता है, जैसे पार्टी वैसा ही उसको काम करना पड़ता है। तो अभी के दिन में देखा जाए तो राष्ट्रपति ये रबर स्टैंप बना है ऐसा दिखाई देता है। राष्ट्रपति के पावर है, वीटो पावर है। वो पावर का इस्तेमाल करके वो आप गलत जो कानून आ रहे हैं, गलत कानून को डिनाई कर सकता है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कामकाज के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार कामकाज को आसान बनाने का नियम बनाता है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच का कामकाज का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए लिखित और आदि प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए आदेश को वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अगर ने जो आदेश जारी किया है उस पर अगर सवाल नहीं उठाया जा सकता है तो राष्ट्रपति गलत कानून को रोक भी सकता। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति भारत के अंदर गलत कानून को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी पूरा भारत देश बंद था, पूरा दुनिया बंद था, उसी समय में एनआरसी सीए का कानून लाया गया। उसके पहले आया था। यह भी कानून संविधान के खिलाफ में है। संविधान भारत के अंदर रहने वाले लोगों को नागरिकत्व बहाल करता है। जो 15 साल से भारत के अंदर रह रहा है उसको नागरिकत्व बहाल करता है। जो 1947 से रह रहा है उसको नागरिकत्व बहाल करता है। लेकिन ये अमित शाह का गवर्नमेंट है, जो आरएसएस बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान के हिंदू लोगों को नागरिकत्व देने के लिए रेडी थी, लेकिन भारत के लोगों को नागरिकत्व देने के लिए रेडी नहीं थी। उसके ऊपर भारत के देश में जो हंगामा हुआ, जो आंदोलन चलाया, जो शाहीन बाग चली, बहुत सारे मुद्दे पर आना पड़ा। के बावजूद भी राष्ट्रपति ने उसको रोका नहीं है। अगर रोका नहीं है तो इसका मतलब है राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। सर जी आपकी आवाज अटक रही है। पावर उनके पास है जो राष्ट्रपति को नॉमिनेट कर रहे हैं। भारत देश के राष्ट्रपति गलत कानून को रोक सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि किसान काले कानून के खिलाफ में जब लड़ रहे थे तभी भी भारत के राष्ट्रपति ने कोई रोल अदा नहीं किया। और एनआरसी सीए के समय में भी अमोल जी एक बार आप भारत के लोग भयभीत होकर रास्ते पर आए थे, तभी भी राष्ट्रपति ने कोई रोल अदा नहीं आपकी आवाज आ रही। श्रीकांत तो जी आप इसका अपना माइक मतलब चेक है- कर ले, जब तक हम अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं। अमोल जी ठीक है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हम एक और पद देखते हैं अपने संविधान में, वो होता है भारत के महान्यायवादी का पद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सर ये पद कैसे बना, इनका क्या कार्य होता है और किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, इनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या भूमिका ये अपनी सरकार में निभाते हैं। इसके संबंध में अमोल जी आप उनके बारे में बताएं कि वो क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा उनके बारे में एक आम नागरिक समझ पाए वैसी जानकारी। जी जी जी। अभी जो श्रीकांत दादा ने बात रखी और ये सब जो सवाल आ रहे हैं वो संविधान के दायरे में है। संविधान को
समझ में इधर भारत के लोगों को संविधान के बारे में ज्यादातर पता नहीं है, और जिन लोगों ने ये उन्हें बताना चाहिए था उन लोगों ने वो काम नहीं किया है। तो अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उसका प्रति ही बाबा साहब ने न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पे वो लिखा है। और अभी जो बात श्रीकांत दादा ने रखी, वो बात को ध्यान में रखते हुए ही जो भी वो संविधान के रक्षा के लिए जो संविधान के जो मूलभूत हक और अधिकार बाबा साहब जी ने हमें बहाल किए हैं, उनको आबादित रखने के लिए इन पदों का भार है, और इन वो जवाबदारी लेकर ही उन लोगों ने काम करना है। लेकिन ये भारत की परिस्थिति विपरीत है। जिस पद के लिए उन लोगों को नियुक्त किया गया है, उनकी जवाबदारी है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो लोग ऐसे करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको उनकी व्यवस्था मजबूत रखनी है, और वो संविधान का नाम लेकर ही, संविधान का फायदा लेके ही वो सत्ता हस्तांतरित करते हैं, और सत्ता हस्तांतरित होने के बाद वो संविधान में छेड़छाड़ करने का काम करते हैं, उनकी व्यवस्था वो मजबूत करने का काम करते हैं। और आपने जो सवाल उठाया कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, सही है ना, वही वही है ना। भारत के महान्यायवादी के बारे में स्पेसिफिक सवाल था, अगर आप उनके बारे में बताना चाहें तो, क्योंकि हम न्यायपालिका की चर्चा इसके बाद करेंगे, अभी हम संसद की बात कर रहे हैं, और संसद के पहले जो हमारे मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है? ये जो महान्यायवादी है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ये जो पद है, तो भारत के संविधान के अंदर 76 अनुच्छेद है, उसके तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। और ये अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही अटॉर्नी जनरल कर सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जज हुआ है, या जज बना है, या जज है। जो आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 10 साल की वकालत की है, जिसको 10 साल का अनुभव है, ऐसे ही व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के पद पर लिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बाहर के लोगों को अटॉर्नी जनरल बनाने की अनुमति भारत का संविधान नहीं देता है, भारत का संविधान नहीं देता है। दूसरा है कि भारत का संविधान के प्रति जो अटॉर्नी जनरल है उसकी निष्ठा होनी चाहिए, और उन्होंने उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल जज, न्यायाधीश बोल के काम किया होना चाहिए। ऐसे ही लोगों का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, तब तक वो पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, लेकिन हटाने के पहले उन पर कुछ, अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उसकी कमेटी जांच होगी, और कमेटी जांच करने के बाद ही राष्ट्रपति, उसका जो कार्यकाल होता है, वो जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के मन मर्जी पर चलता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। ये पद है, संवैधानिक पद है, और भारत के अनुच्छेद 76 के तहत ये उसकी नियुक्ति होती है। सरकार का बोल के वो काम करता है। भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, वो सलाहकार बोल के वो काम करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भारत सरकार बोल के उनको काम करता है, सब काम होता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई कानूनी राय देना, राष्ट्रपति जब भी कानूनी राय मांगेगा तभी राष्ट्रपति को कानूनी राय देना पड़ता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकता है, तो महान्यायवादी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो ये भारत के जो न्यायवादी की नियुक्ति है, हमने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से सरकार के अधीन कार्य करता है। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जिसका उद्देश्य सरकार को कानूनी रूप से मार्गदर्शन देना और न्यायिक प्रक्रिया में उसका प्रतिनिधित्व करना है। और ये कार्य करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे और संसद के बारे में जानेंगे। तो मैं चाहूंगी कि अमोल जी आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। संसद जो होती है हमारे देश का जो कानून बनाती है उसको लागू करती है। सर, संसद का गठन किस प्रकार होता है, यानी कि कौन कौन से अंग इसके अंदर शामिल होते हैं और संसद हम किस प्रकार से संसद को समझ सकते हैं? जी सर। अमोल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं अपने नए मेहमान के पास रुक करूंगी। और सर अपना परिचय दें और साथ ही हम जो चर्चा कर रहे हैं वो संसद के बारे में है। तो पहले हम संसद का गठन किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझ एक तरीके से विकसित करेंगे। तो सर आप उसकी पृष्ठभूमि रखें। जी सर बोलिए। जी, मैं जय भीम सभी को। जय भीम, जय हम क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर बोलिए। मेरा नाम मैं इंडियन गैस कॉलेज में मुंबई में जॉब करता हूँ। फिलहाल नागपुर में मेरा नेटिव प्लेस है। अभी नागपुर में हूँ मैं। जो सब्जेक्ट आप जुड़ा है उसके बाद मुझे लूंगा या अपनी बात रखूंगा। पहले मैं सुन लेता हूँ, तो उसके बाद में मैं अपनी बात रखता हूँ। संसद का गठन, इस बारे में आपने पूछा है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। मैडम आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ जी जी। भारत के सभी लोगों के लिए, क्या इस संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसे राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और दो संसदों, जो राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहलाते हैं। प्रत्येक सदन को इसके पिछली बैठक के बाद कुछ माह के अंदर बैठना होता है और कुछ मामलों में दो संसदों को संयुक्त बैठक की जा सकती है। ये जो बाबा साहब ने जो संसद का, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया है, यहाँ भारत में लोकशाही है। तो लोगों के द्वारा, लोगों के हित के लिए लोगों ने बनाया हुआ राज्य की निर्मित करना, ये बाबा साहब का लक्ष्य था। और उसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब जी ने वो लोगों द्वारा जो लोग नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा में या विधानसभा में, तो वहां पर लोगों के हित का जो विधायक पारित होता है वो वहां पर बहुमत से पारित होता है। इसके लिए बाबा साहब ने वो बुनियाद खड़ी की। सर जैसा कि आपने बताया, हमारी जो संसद है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन अंग एक तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर पहले आप बताएं कि जो लोकसभा होती है उसकी क्या संरचना होती है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग सदन है। राष्ट्रपति तो एक व्यक्ति है जो कि एक पद पर है, लेकिन लोकसभा में बहुत सारे हमको चीजें देखने को मिलती है और किस प्रकार से ये सांसदों से मिलकर बनती है और कैसी इनकी संरचना होती है। पहले आप लोकसभा के बारे में सर, आप अतुल जी आप अपने विचार रखना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अ, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों ही अंग
संसद के होते हैं। मैं हिस्ट्री से रिलेटेड तो उतना मतलब बता नहीं पाऊंगा। उसके बारे में जो सीनियर पर्सन है वो बता पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज स्टडी मटेरियल के हिसाब से मैं बता पाऊंगा कि लोकसभा का जब गठन हुआ था तो संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत हुआ था। मतलब 81 अनुच्छेद के तहत दिया गया है कि संसद कि देश में एक लोकसभा होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद और एक चीज ये भी है कि 81 के तहत, मेरी आवाज सबको आ रही है? 81 के तहत तो अनुच्छेद 81 के तहत एक संविधान में दिया गया है कि लोकसभा होनी चाहिए। साथ ही अनुच्छेद जो आर्टिकल है हमारा 93, उसके अनुसार ये दिया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। और लोकसभा यह एक प्रथम सदन होता है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल, जैसा भी सर कह रहे थे कि लोगों द्वारा बनाया गया, लोगों का एक जगह, लोगों का घर, ये हम उसको कह सकते हैं। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या तकरीबन 580 होती है। अभी फिलहाल 545, जब शुरुआत की गई थी तब 580 थी, अब 545 है। और अधिकतम संख्या हम उसको बढ़ा के 552 कर सकते हैं। उसके साथ साथ 91वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या उतनी ही रहेंगी। मतलब जैसा मैंने भी कहा कि सदस्यों की संख्या 545 है, तो उसके उसमें मतलब जब ये संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से 2026 तक 91वें संविधान संशोधन के अनुसार ये दिया गया है कि यहाँ पे 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या उतनी ही रहती है। उसके साथ 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष, मतलब 18 जो वर्ष, मतलब 18 साल का जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, वो वयस्क माना जाता है। ये लोकसभा में दिया गया है 61वें संविधान संशोधन के थ्रू। लोकसभा और राज्यसभा किसी एक विषय को लेकर संयुक्त बैठक कर सकती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में। हाँ, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत नहीं, ये 18 साल की उम्र होती है। साथ ही जो लोकसभा और राज्यसभा का जो ये होता है, वो लोग एक साथ एक संविधान मतलब एक संयुक्त बैठक कर सकते हैं। साथ ही लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। संसद उसको लोकसभा का कार्यकाल अगर बढ़ाना है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट पर या किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हुई है, तो उसको 5 साल से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो संसद द्वारा ही बढ़ाया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल, जैसे मैंने बताया कि संसद का मतलब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो संसद द्वारा बढ़ा सकते हैं और वो एक ही बार बढ़ा सकते हैं। दूसरी बार 6 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है। और ये अभी तक 1900 आई थिंक 76 में 2 बार इसको बढ़ाया गया है, एक एक वर्ष के लिए। मतलब पहले साल में 1 साल के लिए बढ़ाया गया, दूसरा 6 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को मतलब लैंग्वेज के हिसाब से समझ रहा है, इजी है, या फिर कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? और इसका जो अध्यक्ष है, मतलब अभी लोकसभा का अध्यक्ष जो है, उनका सैलरी उस समय जब हुआ था, जब लागू हुआ था, तब 1 लाख, उस समय का 1,25,000 अभी तक चल रहा था वेतन। अभी आई थिंक 5 लाख कुछ सैलरी हुई है उनका, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। सेकंड, उसके बाद का पॉइंट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर उनको अपना त्याग पत्र देना है, तो एक दूसरे में ही एक दूसरे को ही बांटते रहते हैं अपना त्याग पत्र। अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों एब्सेंट रहे, अगर अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है और उपाध्यक्ष को अगर एब्सेंट रहता है, तो फिर वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति द्वारा वो स्वीकृत करता है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति एक पैनल बनाता है, एक पैनल में तकरीबन 6 लोग होते हैं, और उस हिसाब से वो लोग उसका त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। जो धन विधेयक होता है, मतलब वित्त का बजट, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। उसको मंजूरी लोकसभा का अध्यक्ष ही दिया जाता है, देता है।
अब लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसके मिनिमम कार्य इस तरह से होते हैं कि वो पूरे देश में या फिर संसद उस समय जो बैठी है उसमें शांति बनाए रखने का काम होता है, वाद विवाद ना हो इसका वो देखता है। कोई क्या कहते हैं, कोई प्रस्ताव अगर आता है तो प्रस्तावक या विधेयकों या फिर कोई बजट होता है तो उस पे इलेक्शन करवाने का काम ये अध्यक्ष का होता है। और दोनों जब इलेक्शन होता है तो उसमें इक्वलिटी बनी रहे दोनों पार्टी के बीच में, इसका भी ये भी देखरेख करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा ये विरोधी पक्ष के नेता को भारत के संचित निधि से वेतन, मतलब लोकसभा का जो विरोधी पक्ष का नेता होता है, मतलब दूसरे पार्टी का जिसकी सरकार नहीं बनी होती है, उसको सैलरी उनकी पार्टी नहीं, भारत का जो संचित मतलब जमा किया हुआ जो धन है उसमें से उसको सैलरी दी जाती है। और जो जिसकी सरकार है उसका जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, जैसे अलग अलग राज्य के एक मंत्री होते हैं या फिर मुख्यमंत्री, उनका एक मंत्री परिषद होता है, तो वो डायरेक्ट जवाब लोकसभा के अध्यक्ष को ही देता है। ठीक है, ये लोकसभा के आई थिंक इतने चीजें होती है। उसके बाद राज्यसभा के बारे में हम लोग ये जैसे कि वो स्टेट डिवाइडेड होता है। इसका तकरीबन स्टार्टिंग 1952 में हुई थी राज्यसभा की। इतना है, और भी बाकी चीजें हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी उस पर बोले। मैं एक लास्ट पॉइंट, मतलब बोलने के लिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मतलब स्टडी मटेरियल के हिसाब से, लेकिन एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, वो सभी लोकसभा राज्यसभा द्वारा उनके सदस्यों द्वारा चुना होता है। तो उसका जो सिलेक्शन होता है वो आर्टिकल 54 के तहत होता है। और उसको सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए इसके लिए प्रॉपर अनुच्छेद दिया गया है 55। मतलब 54 के तहत सिलेक्शन होगा और किस तरीके से किस प्रोसीजर के तहत सिलेक्शन होगा इसके लिए आर्टिकल 54 दिया गया है। मैं राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज है कि राष्ट्रपति का इंडिया में जो इंडिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, का 4 का होता है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ, मतलब पोस्ट की शपथ सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसी के सामने देता है। और त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को देता है, मतलब वो अपने पद की शपथ राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है और अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अब एक चीज ऐसी आती है कुछ लोगों के मन में कि राष्ट्रपति कभी कभी गलत फैसले लेते हैं, या राष्ट्रपति को अगर कभी किसी चीज में गलत पाया गया तो उसको क्या उसको सजा होती है या उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? तो उसको निकालिए एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है महाभियोग। ठीक है। जी जी। तो लोकसभा और राज्यसभा, अगर लोकसभा के लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति अपने पद का दुर्व्यवहार दुरुपयोग कर रहा है तो वो राज्यसभा वो आरोप लगाता है राष्ट्रपति पे, और राज्यसभा उस चीज का इंक्वायरी करती है। लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि उनका जो जो राष्ट्रपति है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो राज्यसभा आरोप लगाता है और लोकसभा उस चीज का इंक्वायरी करता है। 14 दिन पहले अल्टीमेटम दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आप महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है। और जब वो महाभियोग लगाते हैं तो राष्ट्रपति को अल्टीमेट कर दिया जाता है 14 दिन पहले। तो जिस समय से उस पर आरोप लगते हैं, तो जो सदन आरोप लगाता है तो उसके पास 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर वो उसको प्रूफ करना जरूरी है कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन अगर
उसने को 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, और वो अगर किसी भी एक सदन ने जिसने आरोप लगाया अगर वो सही साबित नहीं कर पाया, तो वो अपने पद पर एज इट इज बना होता है। लेकिन जिस समय ऐसा पता चले कि आरोप लग गया, मतलब सही साबित हुआ, तो उसको उसी समय में अपना पद खाली करना पड़ता है। और अगर अपना पद खाली करना पड़ता है तो उसके एब्सेंट में उसका पूरा व्यवहार, उसका पूरा कार्यकाल उपराष्ट्रपति संभालता है। और उपराष्ट्रपति भी अगर एब्सेंट रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। लेकिन दोनों सदनों के पास 6 महीने का समय रहता है जो कि उन पद का उसको फुलफिल करे। ठीक है, ये एक छोटी सी है कि महाभियोग के तहत हम लोग राष्ट्रपति को उनके पद से निकाल सकते हैं। धन्यवाद अतुल जी। आपने लोकसभा की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, और जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया, वैसे हमने बहुत सारे एपिसोड इसके किए हैं, तो राष्ट्रपति की विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आपने फिर से उस चीज को बताया, इसके लिए आपका सर धन्यवाद। अभी हम श्रीकांत जी की ओर रुख करते हैं, और श्रीकांत जी, हम चाहेंगे कि आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। और जी जी अभी जिस प्रकार से जी सर जी ने लोकसभा के बारे में, संरचना के बारे में, उसके विभिन्न बातों के बारे में सर ने बताया, तो हम चाहेंगे जी कि अब आप राज्यसभा के पहलुओं के ऊपर चर्चा करें, ताकि हम दोनों का कंपैरिजन कर सके और साथ साथ संसद की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आगे बढ़ सके। जी श्रीकांत जी, राज्यसभा की संरचना के ऊपर आपसे प्रश्न किया है सर, राज्यसभा के विभिन्न पहलुओं के ऊपर आप संक्षेप में अपनी बात। जी ओके ओके, धन्यवाद मैडम। राज्यसभा ये जो सदन है, ये संसद का उच्च सदन है, उसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। और भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 80 और 81 में वो उल्लिखित है। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय संसद के अंदर राज्यसभा में 245 ही सदस्य है, जिसमें घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 मेंबर और 12 जो सदस्य है ये राष्ट्रपति द्वारा नामांकित है, जो कला, विज्ञान, खेल, साहित्य, समाज सेवा, प्रतिष्ठा इत्यादि से यो व्यक्ति से लिया जाता है। वर्तमान राज्यसभा है, वर्तमान राज्यसभा में 245 कुल सदस्य हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, भारत का उपराष्ट्रपति, जो अभी जो धनखड़ साहब है, भारत के जो उपराष्ट्रपति है वही उपराष्ट्र सभा के पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष जब भी उधर हाजिर नहीं होते हैं, उसी दरमियान उपसभापति देखता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल 6 साल का कार्यकाल है, लेकिन ये स्थायी सभागृह होने की वजह से हर 2 साल से हर 2 साल में उसको हम रिटायर होते हैं और उसकी जगह नए लोगों को लिया जाता है। जिसका ये मतलब है कि ये स्थायी सभागृह है। जो भारतीय है वही आवाज आवाज अटक रही है इनकी। श्रीकांत जी, आपकी आवाज सही से नहीं। अभी आ रही है? जी सर, संक्षेप में अपनी बात को। अभी आ रही क्या आवाज? हेलो जी जी, बोलिए अभी आ रही आवाज? बोलिए सर। भारत के जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और उनके तहत ही जो भी विधेयक आता है उसके विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर किसी भी विधेयक को पारित करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में लोक संख्या के हिसाब से
राज्यसभा की सीटें का बंटवारा होता है। जैसे महाराष्ट्र में कुछ सीटों है, जैसे महाराष्ट्र के सीटों पर, जैसे गोवा के सीटों पर, जैसे भारत के अंदर 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से 233 अभी के वर्तमान में 233 लोगों को ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव विधायक के थ्रू होता है। जो विधायक है, जो लोगों ने चुन के दिए विधायक हैं, वही विधायक इनको वोट करते हैं। और ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है। ये लोकसभा और संसद में कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और ये उनको उचित सभागृह भी कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को या अध्यक्ष को अगर रिजाइन करना है तो राष्ट्रपति के पास आपका खुद का रिजाइन दे सकते हैं, और उपसभापति को रिजाइन करना है तो राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास वो रिजाइन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में धन विधेयक पर चर्चा होती है, लेकिन ये बंधनकारक नहीं है कि पहला विधेयक इधर ही आना चाहिए। कौन सा भी धन विधेयक जो है पहले लोकसभा के अंदर ही पारित होता है। लोकसभा ने एक बार उसको मंजूर किया तो दूसरी बार वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में वो लोकसभा के पास जाता है और बाद में दोनों ने चर्चा करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वाक्षरी होने के बाद वो उसका कानून बनता है। तो आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश योग द्वारा प्रक्रिया के तहत उनको हटाया भी जा सकता है। तो इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। श्रीकांत जी, आपका धन्यवाद। और आज का हमारा जो एपिसोड है हम उसको यहीं पर समाप्त करेंगे। पहले में हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, अमोल जी, श्रीकांत जी और अतुल जी हमारे साथ जुड़े, सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले स्पॉन्सर, उन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस संविधान की सीरीज में अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.